अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम के हवाले से है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको 1913 में नील बोहर ने प्रेजेंट किया था। इस मॉडल की जो मेन हिस्ट्री है या सिंपली हम कह सकते हैं इसका जो मेन मकसद है प्रेजेंट करने का, पेश करने का, वो ये है कि इससे पहले एक साइंटिस्ट आ गए थे 1913 से एक पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल पेश किया था एटम के हवाले से। उसने मुख्तलिफ पोस्टुलेट दिए थे, मुख्तलिफ पॉइंट्स के हवाले से बात किया था। उसी पोस्टुलेट में कुछ शॉर्टकमिंग्स आ रही थी, कुछ गलतियाँ आ रही थी, कुछ कमियाँ आ रही थी, जिसको ख़त्म करने के लिए 1913 में एक साइंटिस्ट आ गए जिसका नाम था नील बोहर, और उसी ने उसमें करेक्शन कर दी, उसी पोस्टुलेट में थोड़ा इजाफा कर दिया और उसमें जो पॉइंट की गलतियाँ थी उसको ठीक कर दिया। सो दिस फिनोमिना, या हम सिंपली कह सकते जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो एक्चुअली उसका जो प्रिंसिपल है टू करेक्ट आर टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मीन जो रदरफोर्ड से गलतियाँ हो गई थी उसको ख़त्म कर ले, उसको ओवरकम कर ले, इसी का जो मेन एक्चुअल मतलब था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में थोड़ा सा उसकी तरफ हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो मेन गलती थी वो ये थी कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो एटम एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो यही इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज करता है, जब ये मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करता है तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ लोगों ने इस पर सवालात उठाए कि जब ये इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है तो होना तो ये चाहिए था कि एक वक्त आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए और आपके पास जो एटम होता है वो कोलैप्स हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा एक्चुअल लाइफ में नहीं होता। तो इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए नील बोहर ने कह दिया अगर ये ऐसा नहीं होता तो इसी क्या वजह है या किस बुनियाद पर जो रदरफोर्ड ने कहा था, या क्या ऐसा रीज़न है कि ये मुसलसल ना एनर्जी रिलीज़ करता है या गेन नहीं करता। तो उसकी रीज़न के पीछे और इसी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए इसने अपना मॉडल पेश किया जिसको हम कहते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अक्सर यहाँ पर सवालात आते हैं कि हमारे साथ जो बोहर एटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए क्यों है, उसके अलावा और किसी एटम्स के लिए क्यों नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख ले, आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ये मॉडल क्यों प्रेजेंट किया गया। एक्चुअली आते हैं हमारे साथ यहाँ पर टॉपिक की तरफ कि हमारे पास जो बेस्ड करता है किस चीज़ पर ये जो मॉडल प्रेजेंट किया था, किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम या एटम इज डिपेंड ऑन बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो प्लैंक्स थे हमारे पास एक साइंटिस्ट, उसी थ्योरी पर ये डिपेंड करते हैं। क्या कहता है, इट स्टेट दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड मीन कैन ओनली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट स्पेसिफिक अमाउंट और क्वांटा। मीन जो आपके पास एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड होती है, एक पैकेट्स के फॉर्म में होती है। मीन एक पैकेट, दूसरा पैकेट और तीसरे पैकेट्स के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी होती है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट ने कहा था। मीन हमारे पास जो एनर्जी होती है ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, इस तरह कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। इसने कहा था जो हमारे पास एनर्जी होती है इसी तरह स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिसको हम कहते हैं क्वांटा। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो पोस्टुलेट में सबसे पहले जो हमारे पास पहला पोस्टुलेट है वो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। मीन जिस शेल में, जिस मदा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है एटम के जिन गलियों में, जिन महल गलियों कुशियों में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता है उन गलियों को हम शेल्स, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट कहते हैं, जो बोहर मॉडल का पहला पोस्टुलेट है। सेकंड वन हमारे पास आती है एनर्जी ऑफ द शेल। मीन इन गलियों की, इन मदारों की, इन शेल्स की, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी हमारे पास क्या होती है,
तो कहते हैं ईच शेल ऑन ऑर्बिट हैव डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब हर एक मदार का जो एनर्जी होता है वो डिफिनेट होती है, मतलब फिक्स्ड होती है, एक ख़ास एनर्जी होती है। कहने का मतलब ये है कि पहले शेल का दूसरे शेल का एनर्जी क्या होगी हमारे साथ फिक्स्ड होगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है इन मदारों में, इन गलियों में, सपोज हम इनको गलियाँ भी कह सकती है एटम की, इन गलियों में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, मतलब फासले पर डिपेंड करती है कि हमारे साथ एक एटम के न्यूक्लियस से शेल का कितना फासला है, आया ये दूर है, न्यूक्लियस के करीब है, या न्यूक्लियस से हमारे पास दूर है। तो एनर्जी का और यहाँ पर हमारे साथ न्यूक्लियस का एनर्जी से जो रिलेशन, या हम सिंपली कह सकते हैं जो एनर्जी ऑफ द शेल है, ये एक्चुअली डिस्टेंस से डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों का आपस में डायरेक्टली रिलेशन, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर आपके पास न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी आपके पास कम होगी, जो शेल आपके पास न्यूक्लियस के करीब होगा और उसी में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन आपके पास न्यूक्लियस से दूर पाया जाएगा तो आपके पास वही शेल दूर होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके पास जितना करीब होता है, जो मदार जितना करीब होता है, जो शेल, जो एनर्जी लेवल जितना न्यूक्लियस के करीब होता है, तो उसी की एनर्जी आपके पास सबसे कम होगी। मतलब डिस्टेंस कम, एनर्जी कम, डिस्टेंस ज़्यादा, एनर्जी हमारे पास क्या ज़्यादा आएगी। फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, लॉस और एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व दे डू नॉट लॉस और एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता है, मदारों में घूमता है, ये तो ना लॉस एनर्जी करता है और ना हमारे पास गेन एनर्जी करता है। तो यहाँ पर जो हमने पहले शुरुआत में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन मदारों में रिवॉल्व करता है तो मुसलसल ये क्या करता है, एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डायरेक्टली न्यूक्लियस में गिरेगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसको किसने एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों नहीं होता, और रदरफोर्ड ने इसको यूं एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मदारों में घूमता है तो ये तो ना एनर्जी रिलीज करता है और ना एनर्जी क्या करता है, गेन करता है। और इससे पहले भी हमने कहा था कि हर एक मदार की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो चार छोटे पॉइंट्स में इसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जितना ही रिवॉल्व करता है, आया पहले शेल में रिवॉल्व करता है, दूसरे में करता है, या तीसरे शेल में करता है, तो इसने ना एनर्जी रिलीज करनी है और ना एनर्जी गेन करनी। एनर्जी रिलीज और एनर्जी गेन किस केस में होगा, इसको हम पांचवें पॉइंट में पढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जंप। अब अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ पर जंप करता है, कहने का मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल की तरफ चले जाता है, मीन इस शेल से यहाँ तक आ जाता है, फिर हमारे पास इस शेल से यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर इस शेल से यहाँ तक आ जाता है, या सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जितना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है यहाँ तक जंप करता है, तो इसने एनर्जी क्या करनी, गेन करनी है, मीन इसने एनर्जी क्या करनी है, लेनी है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है हायर एनर्जी लेवल में, तो आपके पास क्या होगा, ये अगर यहाँ पर आता है तो इसने क्या करनी है, लॉस एनर्जी करनी है। क्योंकि हमने पिछले पॉइंट्स में कहा था कि हमारे पास जितना ही न्यूक्लियस के करीब शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जाहिर सी बात है जिस शेल की एनर्जी कम होगी, अब अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पाए जाते तो उसी इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी हमारे पास कम होगी। अब अगर हायर एनर्जी मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, शेल्स की बढ़ती जा रही है। जैसे ही एनर्जी हमारे पास बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ने क्या करनी, एनर्जी गेन करनी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है फ्रॉम लो एनर्जी टू हायर एनर्जी इट गेन एनर्जी, एंड फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी इट रिलीज एनर्जी। तो इसी एनर्जी डिफरेंस को हम एक इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 जो हमारे पास h म्यू के बराबर आता है। डेल्टा E क्या, एनर्जी डिफरेंस, मतलब दो मदारों में LA में और दूसरे मदार में कितना एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर इस ऑर्बिट की
में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसकी एनर्जी कितना है, और इस शिल में या इस शिल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी एनर्जी कितनी है। E2 एनर्जी ऑफ द हायर ऑर्बिट, मतलब आपके पास इसकी बनिस्बत E2 यहाँ पर हम ये जाहिर करेंगे, ये वाला दूसरा सबशेल हम जाहिर करेंगे, या अगर हम दूसरे और तीसरे के दरमियान एनर्जी डिफरेंस फाइंड करते हैं तो तीसरा सबशेल हमारे पास, या तीसरा एनर्जी लेवल या तीसरा सबशेल हमारे पास क्या होगा, हायर एनर्जी होगा, और दूसरा हमारे पास लो एनर्जी शेल होगा। E1 एनर्जी ऑफ द लोअर ऑर्बिटल, वही बात आ गई, अगर 1 और 2 पहले और दूसरे शेल में हमने एनर्जी डिफरेंस फाइंड करनी है तो E1 इज द एक्चुअली लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एंड E2 इज द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। H हमारे पास एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास 6.6262 एंड 10⁻³ जॉल सेकंड है, और म्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। मीन अब अगर ये सर्कुलर पाथ में हमारे पास रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अब अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व करता है तो ये फिक्स रिवॉल्व होगा। मीन इसकी आपके पास मास भी फिक्स्ड होगी, वहाँ पर उसकी एनर्जी आपके पास फिक्स्ड होगी, और उसका जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास फिक्स्ड होगी, और साथ में हमारे पास जो रेडियस होता है उसी का फिक्स्ड होगा। तो डियर स्टूडेंट, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलरली मूव करता है इलेक्ट्रॉन हमारे साथ, तो वो एक रिलेशन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास बराबर है mvr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n डिवाइड बाई 2 पाई। mvr इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम खत्म करते हैं तो इसकी जगह हम h लिखते हैं। h इज एक्चुअली प्लैंक्स कांस्टेंट, जो हमने इस पॉइंट में बता दिया। n हमारे पास हॉल नंबर है, जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपके पास क्या होगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल्स रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मीन यहाँ पर शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके अलावा जाहिर सी बात है कोई भी मास होगा। h हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, और v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन हमारे पास इसकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात है। r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट, ये हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था और सवाल बताया था कि हमारे पास क्या होगा, बोहर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए क्यों है। अक्सर इस पर सवाल आता है कि व्हाई द बोहर्स मॉडल इज ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम आर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। मीन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन की तरह और एटम्स जैसे हाइड्रोजन के लिए बन जाए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होते हैं उतने किसी और एटम्स के बना ले, तो हमारे पास क्या होगा, उसी के लिए सिर्फ और सिर्फ बोहर्स मॉडल क्यों एप्लीकेबल है। तो इसका आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास 1 है, तो हम कह सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो है 1। तो हम इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं। किस तरह हम इसको टारगेट करना है, मीन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 1 आ गया, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 1 ही आ गया। पहले हम हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 आ गया, तो इसका जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है, हम इजीली कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को हमने टारगेट करना है, तो हम इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं। दूसरी बात हमारे पास क्या आती है, एनर्जी ऑफ द शील्ड, इजीली हम इसी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही शील्ड होगी, उसी के थ्रू हम उसी शील्ड की एनर्जी फाइंड करेंगे। थर्ड वन हमारे पास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगी कि किस तरह इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब कितनी है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। बनिस्बत यही 3 पॉइंट्स के हवाले से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी ये जो 3 पॉइंट्स और है ये भी इस पर एप्लीकेबल है। तो 3 पॉइंट्स एक और एटम्स के लिए हम डिस्कस करते हैं। इसी के अलावा अगर मेरे साथ एक ऐसा एटम आ गया जिसका एटॉमिक नंबर, सपोज मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ मैंने हाइड्रोजन की कंपैरिजन कर ली, ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो है 8, तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ही मुसलसल रिवॉल्व करता है। अगर हम इसको टारगेट करना चाहें, सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को हमने टारगेट कर दिया, तो डायरेक्टली इसी की जगह एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो जो हमारे साथ टारगेटिंग पॉइंट है, या जो हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो हम पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो हमसे क्या हो जाएगी, ख़ता हो जाएगी, या हमारे पास मिस्टेक्स आ जाएगी, वहाँ पर खलल आ जाएगी। हम कह सकते हैं कि हम उसको टारगेट नहीं कर सकते, उसको हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, उसी पॉइंट को हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते कि हम ये चीज़ फाइंड आउट करें। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फाइंडिंग ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
फाइंडिंग द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और सिंपल हम कह सकते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग और सिंपल इलेक्ट्रॉन स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड नहीं कर सकते जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसमें दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो दूसरा आ जाता है, तो हमारा जो सारा फोकस होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाते हैं, खलल आ जाती है। तो इसी की रीज़न की वजह से हमारे साथ जो बोहर मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को एप्लीकेबल है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स कम है, इसी की वजह से हम हाइड्रोजन एटम को अप्लाई करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।